प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी के प्रति अग्रसर होंगे। तो आपको बता दूं, मैं आपका सहयोग कर पाऊंगा अगर आप मुझे देखना चाहोगे तो, और मुझसे पढ़ना चाहोगे तो। और आपको बता दें, हम हाल ही में पेपर हुआ स्नातक स्तर का NTPC CBT एग्ज़ाम लेवल 1 की बात कर रहे हैं, और 2025 में हुआ है। इसी के प्रश्न पत्र के माध्यम से मैथ्स के चैप्टर वाइज, रीजनिंग के टाइप वाइज और GK GS का शिफ्ट बाय डे बाई हम कवर करा रहे हैं। और इस प्रकार से अगर आपको पता होगा, आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि पेपर इस प्रकार का आया था। नहीं पता तो आप लोग देख लीजिएगा। 12th लेवल का NTPC के एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, स्नातक का प्रश्न पत्र 12th लेवल में काम आएगा, जो अगले महीने से शुरुआत होने वाला एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम को आप बेहतर करना चाहते हो या क्रैक करना चाहते हो तो आपको प्रश्न 2025 के अप टू डेट देखना पड़ेगा मेरे भाई विद्यार्थियों। एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों के समाधान और भंडारक की प्लेलिस्ट में आप विजिट करके देख सकते हो। उसके बाद यकीन ना हो तो मत देखिएगा, और सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी हो रही है। और हमने 5 जून के, 6 जून के, 9 जून के, मतलब हर दिन का 3-3 शिफ्ट बना चुके हैं। इस प्रकार से 3, 3, 6, 3, 9 और 10 जून के हमने पहला शिफ्ट बनाया, दूसरा बनाया और इस वीडियो के माध्यम से तीसरा बना रहे हैं। याद रखें, तो आप लोग देखिएगा। चलिए दिखाते हैं। सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा, जानकारी सुन के ही आगे आप पढ़ा करो, क्योंकि जानकारी कुछ अलग होती है, कुछ नए विद्यार्थियों के हिसाब से बताना पड़ता है। अगला आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ये आपका इतिहास का प्रश्न रहा। आप कह सकते हैं संविधान की शुरुआत का, आप जिस संविधान पढ़ोगे आप तो संविधान के विकास जब पढ़ोगे तो आप इनको जरूर पढ़ोगे। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, समसामयिक घटना है ना, कंप्यूटर साइंस, ये सब अध्याय के सब विषय के प्रश्न आपको एक साथ ही मिलेगा। और आपको पता CBT में 40 प्रश्न आते हैं, तो आपको 40 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। लास्ट तक बने रहें। तो 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष हेनरी डंडास था। कौन था? हेनरी डंडास। प्रश्नों का लेवल और प्रश्नों का पैटर्न समझने का कष्ट करें, तर्क उत्तर करना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? मतलब आप समझ पा रहे हैं, कहना ये चाह रहा है कि भारत में जो नगर पालिकाएं होती हैं, आपको पता है नगर पालिका होती है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होते हैं। तो नगर पालिकाएं का जिम्मेदार हैं किस चीज़ के लिए? याद रखें कि छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन के रूप में काम करता है। तो छोटे कस्बे होते हैं, शहर होते हैं, उनकी देखभाल, उनके रखरखाव, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? देखो, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट से संबंधित प्रश्न हमें पहले पूछ चुका है। अभी हमें प्रश्न कहता है जो बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तटीय मैदान या आप कह सकते हो पश्चिमी घाट में स्थित है? तो आप पता हो, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कोचीन एक ऐसा है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। समझे? ये आपका एक बंदरगाह है। नेक्स्ट, तो बंदरगाह जितने भी हैं पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2024 के सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल, क्या 2024 के एक सुप्रीम कोर्ट केस की बात हो रही है, जिसका नाम, केस का नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल। नवंबर 2024 में शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय ने बहुमत से क्या निर्णय लिया था? तो ये आपका आंसर आएगा 1950 से पहले निर्मित संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है, भले ही उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, 1950 से पहले जितने भी निर्मित संस्थाएं हैं जो शैक्षणिक हैं, उन्हें अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है। ये निर्णय सुनाया था। और उस केस का नाम क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और किसने याचिका दायर किया था? बनाम नरेश अग्रवाल। 2024 की बात है। तो करंट अफेयर का प्रश्न आप समझ लीजिएगा। आपको बता दें, करंट अफेयर का 8 से 10 प्रश्न आते हैं हर शिफ्ट में। हमने देखा अभी तक बनाया है जे हमारे हिसाब से 9, 10, 11, 12, हाँ 12वां नंबर का शिफ्ट चल रहा है। समझे? अभी तक हमने 12 शिफ्ट या 12
वीडियो जीके जिसके बना चुके हैं और हर शिफ्ट में हर वीडियो में आपको 40% मिलेगा जीके जिस का। अगर इतनी वीडियो आप देख लेते हो, तर्क पे तर्क लगा सकते हो, बहुत से प्रश्नों का भंडार हो जाएगा जो आपको अदर भर्ती परीक्षा, एसएससी, रेलवे, बैंक सब में काम आएगा। नेक्स्ट, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेतक का उपयोग किया जाता है। मतलब जो गरीबी रेखा होता है उससे और नीचे, जो अति गरीबी कह सकते हो, इनकी संख्या या इनके संबंधित जानकारी को जुटाने के लिए किस सांकेतिक सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर आएगा गरीबी अंतराल सूचकांक। ठीक है, गरीबी अंतराल सूचकांक का उपयोग किया जाता है गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या को मापने के लिए। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में मनाए गए किस राष्ट्रीय दिवस या सप्ताह में औद्योगिक कार्यक्रमों में सुरक्षा उपायों पर बल दिया गया। क्या मार्च 2025 में मनाए गए किस राष्ट्रीय दिवस या सप्ताह में बोल रहा है औद्योगिक कार्यस्थलों में सुरक्षा उपायों पर बल दिया गया। ये रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस के रूप। देखो, मार्च में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सप्ताह मनाया जाता, उसी के तहत जो औद्योगिक कार्यस्थल हैं इनकी सुरक्षा से संबंधित पर विशेष बल दिया गया। अगला प्रश्न, आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानता प्रकट की है। क्या आवर्त नियम आपने जाना होगा, तत्वों को उनके विशिष्ट स्थान में या उनको समझने व उनके गुणधर्मों को जानना, उनकी प्रकृति को समझने हेतु आवर्त नियम दिया गया। मतलब उन्हें आवर्त सारणी मतलब बैठारा गया है विशिष्ट स्थानों पर। वही बोल रहा है आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानता प्रकट की है। वो आपका 94 आएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व तक, क्या बोल रहा है, पश्चिम दिख रहा है आपको, ये आपका पूर्व, ये पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व बोल रहा है, पश्चिम पूर्व से उत्तरी मैदान की कुल लंबाई की बात कर रहा है। तो आपको बता दें ये आपका आएगा 2400 किलोमीटर। और आपको पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारे भारत कितनी है बताओ, 32-14 किलोमीटर है कि नहीं। हाँ, और वहीं बात आती है पूर्व से पश्चिम, ये आता 29-33 किलोमीटर। अब हमें बोल दिया है क्या उत्तरी मैदान की लंबाई, तो ये बताओ जब पूरा पूर्व से पश्चिम की पूरी लंबाई 29-33 है तो भाई 1500 कैसे हो सकता है, ज़्यादा ही कम हो गया, 2000 ज़्यादा ही कम, 1200 ज़्यादा ही कम, तो आपका आंसर आएगा 2400 किलोमीटर राइट होगा। और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बता दें डेली करंट अफेयर टॉप 10 करंट अफेयर क्लास चल रही है। करंट अफेयर की लिस्ट में एक बार विश्वास के साथ विजिट करके देखना विद्यार्थियों, अगर पसंद आए तो देखिएगा, वरना कोई बात नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो हमसे जुड़ रहा है या पढ़ना चाह रहा है। आप लोग भी पढ़िएगा, चिंता की फिक्र ना है। MS पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS ऑफिस, इस प्रकार से इन चीज़ों से संबंधित प्रश्न बार बार पूछ रहा है। और आपको पता है 4 कम से कम और अधिकतम 5 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा है। और 12th लेवल में भी पूछिएगा, आने वाली भर्ती ग्रुप डी वहाँ पर पूछिएगा, और वैकेंसी रिपीट हो रही है आपको पता है, LP टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 पैरामेडिकल स्टाफ भी आएगा, फिर से NTPC आने वाला है, तो सभी में आपको फिर बेनिफिट मिलेगा। तो MS पावर पॉइंट 2019 में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को सही तरीका से दिखाने ऐड करने के लिए वो होता है, होम टैब पर जाएं और न्यू स्लाइड पर क्लिक करें, ये आपका सही तरीका रहेगा। होम टैब पर चले जाएं और न्यू स्लाइड पर क्लिक कर दीजिएगा, ऐड हो। अगला प्रश्न, फ्रेकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडुचेरी की स्थापना की जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया। तो आंसर आपका आएगा 1674। तो 1674 में जो फ्रेकोइस मार्टिन था, जो आप कह सकते हो एक फ्रांसीसी था, इन्होंने पांडुचेरी की स्थापना किया है। और आपको पता होगा पांडुचेरी कहाँ है, और जिसे हम पुदुचेरी कहते हैं वर्तमान में, और पुदुचेरी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और कमेंट सेक्शन में बताएं यह किस राज्य के नज़दीक है, या किस राज्य में स्थित है, या कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें। बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय कौन बन गया था, पांडुचेरी या पुदुचेरी वर्तमान में, ठीक है, 1674। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ग्रीस कर्नाड ने अपनी
रचनाओं के माध्यम से किस स्थानीय भाषा के साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया है। तो रचना से संबंधित पुस्तक लेख साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछता रहता है। तो हमें कह रहा है गिरीश कर्नाड एक ऐसे व्यक्ति हैं, वैसे आप नाम से भी आप तर्क वितर्क लगा सकते हो, गिरीश कर्नाड कह दिया है तो आपका आंसर है कन्नड़, है कि नहीं। कर्नाटक तरफ कन्नड़ बोला जाता है। उसी प्रकार गिरीश कर्नाड ने कन्नड़ भाषा के रचनाओं के माध्यम से स्थानीय साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। ये धूपगढ़ है और धूपगढ़ याद रखें मध्य प्रदेश में स्थित है और यह हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, जिसका नाम वर्तमान में नर्मदापुरम हो चुका है। होशंगाबाद एक जिला है था, अब उसका नाम नर्मदापुरम हो चुका है। यहीं पर धूपगढ़ की चोटी है जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो याद रखें आप कह सकते हो पूर्व से पश्चिम की ओर फैलती है या पश्चिम से पूर्व भी कह सकते हो, समझे इसका फैलाव। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे। तो इस प्रकार से पर्वत पठार का प्रश्न भी हमें बार बार पूछ रहा है। ऊंची चोटी पढ़ लीजिएगा। फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल में कितने खेलों इंडिया एथलीट शामिल थे। मतलब खेलो इंडिया एथलीट शामिल थे 28 एथलीट, तो आप जानते होंगे एथलेटिक गेम। तो हमें पूछ रहा है 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक भाई, ठीक है, और 2025 के आंकड़ों के अनुसार आपको बताना था। तो 28 खिलाड़ी जो खेलो इंडिया एथलीट के शामिल थे इसमें ओलंपिक 2024 कहाँ पर हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। ये भी याद रखिएगा ओलंपिक 2024 वाला ना पता होगा दिक्कत। अगला प्रश्न, किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पुनः निर्वाचित हुए। इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर। देखो इसके पहले हमें किसी और देश का प्रश्न भी पूछा था करंट अफेयर के रूप में, हम आपको बता चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर के रूप में 8 से 10 प्रश्न पूछ रहा, कम से कम 8 और अधिकतम 10 प्रश्न पूछा हर शिफ्ट में। तो आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो हमारे लिस्ट में आप देख सकते जाके। इक्वाडोर के राष्ट्रपति का दूसरे चरण का मतदान हुआ राष्ट्रपति पद के लिए, तो जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पुनः निर्वाचित हुए, जो पहले से ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजय पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और वोटों की या सीटों की संख्या कितनी थी। अब इतना हठीला सा प्रश्न पूछा है, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप सोच नहीं सकते। देखिएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में बोल रहा है किस विजय पार्टी, जो पार्टी विजय हुई थी उस पार्टी को कितने सीट मिले थे और उनका परसेंट क्या था, ये पूछ रहा भाई, इतना खतरनाक। तो याद रखें विजय पार्टी का नाम आपको बताना है कि हरियाणा में वर्तमान में किस सरकार की पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या अन्य क्षेत्रीय दल, तो आपको बताना होगा। रही बात 39.94% वोट मिले थे इस विजय टीम को या पार्टी को, और पूरे सीट कितने थे 48। हमने पूछा, उत्तर दीजिएगा, पढ़ने वाले होंगे तो देंगे वरना निकल के चले जाओगे। चलिए, उद्यमी भारत MUDRA योजना मुद्रा, तो उद्यमी भारत मुद्रा योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, स्फूर्ति और रैंप योजनाएं किस क्षेत्र के विकास से जुड़ी है, या कह सकते हो जो मुद्रा योजना है उद्यमी भारत मुद्रा योजना, आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, स्फूर्ति योजना, रैंप योजनाएं किससे संबंधित है। तो आपका आंसर होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित योजनाएं हैं। नेक्स्ट, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रावधान किया जाता है क्योंकि वह पैकेजिंग में ऑक्सीजन को हटाता है। क्या है, देखो भाई, अगर आपने देखा होगा तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन वहाँ पर, जैसे आपने चिप्स देखा होगा,
आपने चिप्स देखा होगा, चिप्स में जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें जो पैकेट होता है वहाँ चिप्स तो कम होता है, लेकिन चिप्स में जो अंदर आपने देखा होगा जब चिप्स को पैकेट को आप जब ओपन करते हो तो एक गैस निकलती है, वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, जो तेल और वसा वाली युक्त पदार्थों के संरक्षण व उनके बचाव के लिए काम आता है। तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसको हटा देता है, जिससे क्या होता है, तेल और वसा के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ नहीं रहता है, इस कारण से जल्दी से पदार्थें खराब नहीं होती हैं। साइंस का अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मनोज सिन्हा। और आपको पता है जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी श्रीनगर है और जम्मू भी है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर एक उत्तर भारत में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर प्रशासनिक स्तर में या आप कह सकते हो कानूनी स्तर में सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से 2025 में मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? सिख से। वैसे आपको बता दें, जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय या अन्य मुस्लिम समुदाय से संबंधित आंदोलन का प्रश्न हमें हर शिफ्ट में एक ना एक मिलने की संभावना हो रही है, क्योंकि बार बार हम अभी तक भाई 12वां शिफ्ट चल रहा है जी। सोच लीजिए 12वां शिफ्ट हम बना चुके हैं, मतलब 12 वीडियो बन चुके जी के जैस के। तो 12 गुणा 40 कर लीजिएगा, 12 चौक 48 में 480 प्रश्न हम दिखा चुके हैं। तो सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय, सिंह आप जानते हो अधिकांश सिंह शब्द का प्रयोग सिख समुदाय के लोग करते हैं, तो आंसर आएगा सिख समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, लास्ट तक बने रहें, आपको 40 प्रश्न मिलेगा। विंडोज एप्लीकेशंस में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए अल्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता, मतलब शॉर्टकट की। और आपको पता है F1 F2 F3 इस प्रकार से आपने देखा होगा, जस्ट कीबोर्ड के ऊपर तब होते हैं, उन्हें बोल रहा है, उन्हें फंक्शन की बोलते हैं। तो अल्ट के साथ किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है किसी विंडोज में एप्लीकेशन में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए? जो भी आपका विंडोज है वहाँ पर जो भी एप्लीकेशन ओपन है उसको बंद करना चाहते हो तो अल्ट प्लस आप F4 का उपयोग करके बंद कर सकते हो। आपको बता दें कंप्यूटर की क्लास भी हम लगा रहे थे, फिलहाल बंद लगा है क्लास क्योंकि समय का अभाव होता है, बट हमने कम से कम 6 क्लास लगा चुका है। तो आप कंप्यूटर या समान ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बना, आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और 4 से 5 प्रश्न आएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा, और पढ़ोगे नहीं तो घाटा ही होगा। हम आपको इशारा कर रहे हैं, तर्क वितर्क लगवाना चाह रहे हैं कि प्रश्न तो देखिए कि किस अध्याय किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न व किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। नहीं देखोगे नहीं समझोगे तो घाटा ही होगा ना। मार्स की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? मार्स की एक शिलालेख है जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है। इसकी खोज किसने की ये पूछ रहा है, आंसर आएगा सी बिडॉन। क्या सी बिडॉन एक खोज करता है, वो भी किस शिलालेख के? मार्स की, जो अशोक सम्राट से संबंधित है। और भारत में अधिकांश शिलालेख सम्राट अशोक ने ही बनवाया था, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो 31.16%, तो 31.16% जनसंख्या टोटल 100% में से शहरी निवास करती है, बाकी सब ग्रामीण है। तो आपको पता हो 121 लगभग है ना, लगभग 121 करोड़ जनसंख्या भारत की। इसको आप 100% मानकर देखोगे, उनमें से 31.16% शहर में निवास करेगी, बाकी सब गांव में निवास करती है। अगला प्रश्न, शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? देखिएगा क्या बोल रहा है, शासन की स्थिरता के संदर्भ में जो संसदीय प्रणाली होती है इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? आंसर आएगा अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर जाती है। जैसे अगर संसदीय प्रणाली में कहा गया है, ये कमी ये है, या कहा गया है कि अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या गठबंधन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो सरकारें गिर जाती, याद रखें। चलिए, तो अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन
के कारण सरकारें गिर जाती है। संसदीय का प्रणाली का सबसे घटिया या कह सकते हो सबसे बड़ी कमी है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ग्लोबल डेथ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए OECD देशों में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो $17 ट्रिलियन, समझे, 17 मतलब $17 ट्रिलियन जारी करने का अनुमानित मात्रा है ग्लोबल डेथ रिकॉर्ड 2025 के अनुसार। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 40 प्रश्न मिलने वाले हैं। और आप अगर क्रॉस वेरीफाई भी करते तो आपको बता दें, शिफ्ट बाय डे बाय हम बना ही रहे हैं और थंबनेल में लगा देते हैं कि कौन सा शिफ्ट का कौन सा तारीख का है। और अगर आप पेपर देकर आ चुके हैं तो आपको तो बखूबी पता होगा, आप चिंता ना करें। नेक्स्ट, मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर, ठीक है, 12 खंजर 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है देखते हैं। इस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न हमें बार बार पूछ रहा है, तो पैटर्न भी समझना है कि प्रश्न किस प्रकार का पूछ सकता है। पहला, यह अभ्यास लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जो गलत है। चलिए नेक्स्ट है, यह अभ्यास आतंकवाद निरोधक और विशेष बलों के अभियानों पर केंद्रित था। मतलब आतंकवाद को रोकने हेतु और विशेष बलों के अभियानों पर केंद्रित था। आतंकवाद को रोकना है और भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा इसको किया गया था, ये बात सही है। इस अभ्यास में भारत की पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल और करगिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे, ये भी सही है। तो आपको बताना है यह अभ्यास कहाँ पर हुआ था, तो हमें आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपको उत्तर आ रहा है दूसरा और तीसरा जो कथन है, आप कह सकते हो जो पॉइंटेड है, जो बिल्कुल सही है, बाकी पहला गलत है। तो आपको बताना है अभ्यास जो खंजर है, खंजर 12 या 12 कहाँ पर हुआ था, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है संबंधित प्रश्न के रूप में। निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो हमें इस प्रकार से वनों का विवरण पूछ रहा है कि कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं। याद रखें, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच अगर वर्षा होती है तो यहाँ हम बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे, समझे। हर प्रकार के वनों का पाए जाने का एक विशेष एरिया होता है और विशेष जलवायु होती है। तो 100 से अगर 200 सेंटीमीटर के बीच की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन से सीधे MS पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? क्या एप्लीकेशन से सीधे MS पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट पूछ रहा है? तो आप Ctrl+O जब एक साथ प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, MS पावर पॉइंट में फाइल ओपन कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्टकट सीधे। इस प्रकार शॉर्टकट की वाला वीडियो हम कंप्यूटर क्लास बना चुके हैं, आप जाके विजिट करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाली सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो जो आपका आंसर आएगा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। अगर आपको पूछे कि 1784 एक्ट को किस नाम से जानते हैं तो आप क्या समझेंगे, ब्रिटिश इंडिया एक्ट। और 1773 भी पूछ लेता तो उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जो भारत में थोपा गया पहला ब्रिटिश कानून था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 को बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया एक्ट। और इससे बहुत भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ोगे तो आंतरिक सरकार के लिए, समझे, अगर आंतरिक सरकार से संबंधित विनिमय कानून या नियम संहिता की जानकारी अगर कहा जाए तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो MS ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ जाता है? क्लिपबोर्ड में। आपने देखा हो कभी कभी। अगर आप कंप्यूटर से वाकिफ है तो आपको बता दें, आप बहुत अच्छा काम करके बैठे हैं, आपने कंप्यूटर का नॉलेज रखा है, कंप्यूटर आपको चलाते आता है, पढ़ते आता है, तो आप 4 से 5 नंबर आपके पकने वाले हैं। क्योंकि जिन्हें नहीं पता कंप्यूटर का नॉलेज तो वो तो पछताएगा। और हम आपको बता दें 7 अगस्त से एग्ज़ाम चालू होगा,
8 सितंबर तक चलेगा NTPC 12th लेवल का। आपको हम एग्ज़ाम चलते समय जी के जिस कवर नहीं करवाएंगे, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग चलेगा, समझे। और आपको बताएंगे कि जो कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न है, वो क्या फॉलो कर रहा है, या 12th लेवल का क्या स्नातक के जैसा है या नहीं। और हम पेपर चलते समय आपको जी के GS का एनालिसिस कवर कराएंगे, बिल्कुल 100% सटीक और ऑथेंटिक रहेगा। ये बात तुम गांठ बांध के रख लो, क्योंकि स्नातक का भी हमने कवर कराया था, बिल्कुल 100% था। ये बात आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो RRB NTPC MCQ RRB NTPC 2025 के प्रश्नों का जो जी के जीएस एनालिसिस करके प्लेलिस्ट डाला, वहाँ जाकर विजिट कर लीजिएगा। तो क्लिप बोर्ड में जाता है पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और मेरे ख्याल चौथा पांचवा प्रश्न चल रहा है कंप्यूटर का। MS वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, आंसर आएगा आपका थर्ड, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे कितने हटेले हटेले प्रश्न आ रहे हैं। और मैथ्स का भी ध्यान रखें, चैप्टर वाइज चल रहा है, तो आप मैथ्स को बेहतर करना चाहते हो चैप्टर वाइज, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। रीजनिंग का बिल्कुल टाइप वाइज चल रहा है, अगर एक बार देख लिए तो आप समझ जाइएगा हर टाइप कवर हो रहा, और उससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, जो गांठ बांध के कह सकता हूँ मैं। चलिए, सन 2025 में प्रक्षेपित NVS-2 उपग्रह का क्या महत्व है। इसका महत्व रहेगा, यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा, ठीक है। भारत में जो नेविगेशन क्षमताएं हैं उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा। 2025 में प्रक्षेपित NVS-2। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है, जिनकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 2025 में 51 हो गई है। मतलब एक सींग वाले गैंडों की आबादी। तो हमें पूछ रहा है वन विभाग और WWF मतलब इंडिया, एक प्रकार का वन आप कह सकते जीव संबंधी संस्था है, उसके अनुसार यह कहा गया है कि किस टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले गैंडों की संख्या पहले कम थी, अब बढ़ गई है। वो आपका आंसर आएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आप बताइएगा ये कहाँ पर है। कुछ तो आपके लिए भी छोड़ा करेंगे भाई प्रश्न, तो कहाँ सभी बता देंगे तो आप क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं, प्रश्नों को देख देख कर तर्क वितर्क नहीं लगाओगे तो घाटा ही होगा। सुन लीजिएगा, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर 2023 में जब गणना हुआ था तो 46 थे, 2025 में 51 हो गई संख्या एक सींग गैंडों की। अगला प्रश्न, कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था। तो कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था, ये आपका आंसर आएगा प्रथम कायस्थ, ठीक है। कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था या कौन होता था, तो प्रथम कायस्थ था। तो ये आपका इतिहास का प्रश्न रहा। नेक्स्ट लास्ट तक बने रहें, आपको हम प्लस लेके चलने वाला लास्ट तक। वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई, 10% की। तो 2019 से 23 के बीच पूछ रहा है, तो इतना पिछला करंट अफेयर पूछा, आप सोच सकते हो। करंट अफेयर का प्रश्न है भाई, 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना मतलब शहरी निर्माण हेतु जो निवेश में वृद्धि पूछ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 10%। अब ऐसा हटीला सा प्रश्न कौन याद रखेगा भाई। अंग्रेजों ने खालिस्तान शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, वो आएगा औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की। तो आंसर आएगा इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी, ठीक है। इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी मैक्रा और नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 के फरवरी महीने में पेरिस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किए थे इन लोगों ने। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
भागीरथी और अलकनंदा खालिस्तान में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो आंसर आएगा देवप्रयाग। मतलब भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग नदियां हैं, ठीक है, दो अलग अलग नदियां हैं। भागीरथी अलग नदी है, अलग नदी है, जो देवप्रयाग में, सॉरी देवप्रयाग एक स्थान है, यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है, तब यहाँ से गंगा का नाम दिया जाता है। समझिए कि नहीं समझे। तो नदियों से संबंधित प्रश्न भी हमें आ रहा है। ये सब मैथ्स का प्रश्न आपको सब पढ़ाया जा रहा है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पोर्डो आनी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था? जी कांस। तो कांस धातु की मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है, सिरे पेरडुरो यानी लुप्त मोम की उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न हमें हर शिफ्ट में या एक दो शिफ्टों के बीच में मिलता आ रहा कंटिन्यू। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी स्वदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? मतलब उपाधियों का अंत है। सीधी बात क्या है, उपाधियों का अंत कहा जाए तो आर्टिकल नंबर 18 में है, ठीक है। तो विशेष रूप से आर्टिकल जो महत्वपूर्ण रखते हैं पढ़ना तो पड़ेगा। उपाधियों का अंत जो बताता है कि आप भारतीय नागरिकों को कहा गया है कि विदेशी राज्यों से आप कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे, यही कहलाता उपाधि। नेक्स्ट, यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। चलिए, तो हमने लास्ट 100 तक आपको दिखा दिया है और शिफ्ट आपने देखा, तारीख आपने देखा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो जिससे हर विद्यार्थी पर जानकारी पहुंच सके और वो विद्यार्थी पढ़ लिख कर समझदार रूप में काम करके एक अच्छा जॉब पा सकता है। अगर आपका सहयोग हो सके तो हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप उसका सहयोग करें। आप हमने आपका किया, आप उसका करोगे, हो सके उस बेचारे का सहयोग हो सके, वो पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो मैथ्स का, रीजनिंग का चिंता मत करना, मैथ्स चैप्टर वाइज चल रहा है। जो प्रश्न कवर हो रहा है 12th लेवल एग्जाम में छपेगा, याद रखिएगा। NTPC 2025 के प्रश्न चल रहे हैं भाई। तो और रीजनिंग का टाइप वाइज चल रहा है, वही टाइप कवर हो रहा है जो एग्जाम में छपेगा। कहते हैं ना, वहीं पढ़ो या वहीं पढ़ाया जाए जो पेपर में आए, तो वहीं चल रहा है। एक बार जाके देख लेना, उसके बाद यकीन करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार जाके देखना और वही कह पाएगा कि सही जानकारी जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। जो नहीं पढ़ रहा है, टाइम पास कर रहा है, उसे पता ही नहीं कॉन्सेप्ट क्या है, प्रश्नों का हल करने का, प्रश्न कैसे आते हैं, वो कभी देखा ही नहीं है, तो कैसे कह पाएगा कि सही जानकारी है? तो आप पढ़ने वाले बच्चे ही कह सकते हैं जानकारी सही। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ते रहें। आपने हमें देखा और आपने हमें पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।